मेरा नाम आदित्य है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और कुछ साल पहले मैं पुणे के हिंजवड़ी इलाके में जॉब कर रहा था और आज मेरी आप बीती उस वक्त की है जब मैं पुणे में था। अक्सर लोग भूतों की कहानियां सुनाते हैं जो पुराने महलों या वीरान हवेलियों में घटती है, लेकिन मेरी कहानी किसी खंडर की नहीं बल्कि एक पॉश सोसाइटी के 11वें फ्लोर पर बने मेरे फ्लैट की है। वो फ्लैट जिसे मैंने अपनी मेहनत की कमाई से बड़े अरमानों के साथ किराए पर लिया था। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि उन 4 दीवारों के बीच में मैं अकेला नहीं हूं, मैं उस सोसाइटी के गेट के अंदर कभी कदम नहीं रखता। बात करीब 3 साल पुरानी है। काम का प्रेशर बढ़ने की वजह से मुझे देर रात तक जागना पड़ता था, लेकिन समस्या जागना नहीं थी, समस्या थी सोना। पिछले कुछ हफ्तों से मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा था। मैं रात को 12 या 1 बजे सोता, लेकिन जब सुबह 7 बजे अलार्म बजता तो मुझे ऐसा लगता जैसे मैं पूरी रात सोया ही नहीं हूं। मुझे मेरा शरीर टूटा हुआ महसूस होता था। मेरी गर्दन में हमेशा अकड़न सी रहती थी और कई बार मुझे अपनी पिंडलियों में खिंचाव, दर्द महसूस होता था, जैसे मैं पूरी रात कहीं चलकर आया हूं। शुरुआत में मुझे लगा कि यह शायद विटामिन डी की कमी है या फिर काम का तनाव होगा। मैंने डॉक्टर को दिखाया, मल्टीविटामिन्स ली, गद्दा तकिया बदला, यहां तक कि सोने की दिशा भी बदली, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। चीजें तब और बिगड़ने लगी जब मुझे अपने शरीर पर अजीब से निशान दिखाई देने लगे। एक सुबह जब मैं नहाने के लिए बाथरूम में गया और शीशे में अपना चेहरा देखा तो मैं सन्न रह गया। मेरे बाएं गाल पर एक बहुत ही हल्का सा लाल निशान था, जैसे किसी ने मुझे थप्पड़ मारा हो या फिर देर तक अपना हाथ मेरे गाल पर दबा कर रखा हो। मैंने सोचा शायद मैं नींद में करवट लेते वक्त अपने ही हाथ पर सो गया हूंगा, इसलिए मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उससे ठीक 2 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं सुबह उठा और मेरे मुंह का स्वाद बहुत ही कड़वा था, जैसे मैंने कोई गंदी सी चीज खाई हो। मैं कुल्ला करने वॉश बेसिन पर गया। जब मैंने कुल्ला किया तो थूक के साथ मिट्टी निकली। मैं उस दिन बहुत घबरा गया। मिट्टी? मेरे मुंह में मिट्टी कहां से आई? मैं पागल की तरह बेडरूम में भागा। मैंने अपनी चादर झाड़ी, तकिया चेक किया, सब कुछ साफ था और मेरा फ्लैट तो 11वें फ्लोर पर था। खिड़कियां बंद थी तो बाहर से धूल आने का सवाल ही नहीं था। मैं दिन भर सोचता रहा। उस दिन ऑफिस में मेरा मन नहीं लगा। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि रात को मेरे बंद कमरे में क्या होता है। क्या मुझे स्लीप वॉकिंग, नींद में चलने की बीमारी हो गई है? क्या मैं नींद में उठकर गमले की मिट्टी खाता हूं या कहीं बाहर जाकर वापस लौट आता हूं? ये विचार ही अपने आप में घिनौना और डरावना था, क्योंकि मेरे साथ क्या हो रहा था ये खुद मुझे पता नहीं था। इसलिए मैंने तय किया कि मुझे इसके पीछे का सच जानना ही होगा। उस शाम घर लौटते वक्त मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से 2 नाइट विजन कैमरा खरीदे। वो दोनों छोटे वाईफाई कैमरा थे जो अंधेरे में बिल्कुल साफ रिकॉर्डिंग कर सकते थे और जिनमें मोशन सेंसर भी था। रात के 10 बजे मैंने एक कैमरा लिविंग रूम में सेट किया और दूसरा कैमरा अपने बेडरूम के अलमारी के ऊपर सेट किया। उसका एंगल मैंने ऐसे रखा कि मेरा पूरा बेड और कमरे का दरवाजा साफ दिखाई दे, मतलब कमरे का ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर हो सके। और मैंने खुद से कहा, आदित्य, ये बस तेरे दिमाग का वहम है। सुबह वीडियो में दिखेगा कि तू बस करवटें बदल रहा है और कुछ भी नहीं। कैमरा लगाकर मैं लाइट बंद करके सो गया। उस रात मुझे नींद आने में बहुत वक्त लगा। एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। लेकिन खैर, थकान की वजह से आखिरकार मेरी आंख लग गई। अगली सुबह मेरी नींद रोज की तरह टूटी, थकान और भारीपन के साथ। लेकिन आज मेरे पास एक मकसद था। मैं सीधे उठा,
लैपटॉप ऑन किया और कैमरे का मेमोरी कार्ड निकालकर उसमें लगाया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने वीडियो फाइल ओपन की। वीडियो शुरू हुआ रात के 11 बजे। तब मैं बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया। 12:30। मैं तब गहरी नींद में सो चुका था। सब कुछ सामान्य था। कमरे में सन्नाटा था। नाइट विजन में सब कुछ हरे और काले रंग में दिख रहा था। 1:45। अभी भी सब शांत था। बस मेरी सांस लेने की और खर्राटे की हल्की सी आवाज आ रही थी। और अब मुझे लगा कि मेरा शक बेकार था। मैं वीडियो बंद करने ही वाला था कि तभी 2:13 पर मैंने कुछ देखा। वीडियो में मेरे बेड के नीचे से एक हाथ बाहर निकला और उस पल मेरे हाथ से पानी का ग्लास गिरते गिरते बचा। मैंने वीडियो पॉज किया और उसे थोड़ा जूम किया। वो हाथ इंसानी था, लेकिन बेहद दुबला पतला। उसकी उंगलियां अजीब तरह से लंबी थी और नाखून काले पड़े हुए थे। अब वीडियो प्ले करते हुए भी मेरे हाथ कांप रहे थे। वो हाथ धीरे धीरे बाहर आया और उसके बाद एक आकृति बेड के नीचे से रेंगते हुए बाहर निकली। वो कोई भूत या धुआं नहीं था। वो एक इंसान था, या शायद इंसान जैसे दिखने वाला और कुछ, लेकिन वो बिल्कुल नंगा था। उसका शरीर बस हड्डियों का ढांचा लग रहा था, जैसे उसे कई दिनों से खाना न मिला हो। उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे, जो उसके चेहरे को आधा अधूरा ढक रहे थे, और वो किसी मकड़ी की तरह चारों हाथ पैर के बल रेंग रहा था। अब वो देख मेरी सांसें अटक गई। ये चीज मेरे बेड के नीचे थी। कब से? जब मैं सो रहा था। उसकी लंबाई मुझसे भी ज्यादा थी। वीडियो में वो चीज रेंगते हुए मेरे बेड के पास खड़ी हो गई और बिल्कुल स्थिर और शांत खड़े होकर मुझे सोते हुए देखने लगी। करीब 5 मिनट तक वो बस खड़ी रही और मुझे घूरती रही। फिर उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। उसके लंबे गंदे से नाखून मेरे चेहरे के करीब आ गए। उसने मेरी नाक के पास अपनी उंगली रखी, जैसे वो मेरी सांसें चेक कर रहा हो। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसे देख मेरी चीख निकल गई। उसने अपना मुंह मेरे मुंह के पास लाया, बहुत पास, और उसने अपना मुंह खोलकर मेरी सांसों को सूंघा। वीडियो में साफ दिख रहा था कि मैं नींद में थोड़ा हिल रहा था। शायद उसकी बदबूदार सांसों की वजह से मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तभी वो चीज पीछे हटी। उसने मेरे बेड के साइड टेबल पर रखा हुआ पानी का जग उठाया, वही जग जिससे मैं रात को उठकर पानी पीता हूं। उसने जग से मुंह लगाकर पानी पिया और फिर उसमें वापस थूक दिया। मुझे वो अजीब सा लगा, एकदम उल्टी जैसा हुआ। मैं तुरंत वॉशरूम की तरफ भागा और मुझे उल्टी आ गई, क्योंकि कल रात मैंने उसी जग से पानी पिया था। समझ नहीं आया कि आगे देखूं या न देखूं, क्या करूं। मैंने अपने आप को शांत किया और मैं वापस लैपटॉप के पास आ गया, क्योंकि अब मुझे देखना था कि आगे क्या हुआ है। वीडियो में 3 बजे का समय हो चुका था। वो चीज अभी भी मेरे कमरे में थी। अब वो मेरे कमरे में इधर उधर घूम रही थी। फिर वो मेरी अलमारी के पास चली गई। उसने मेरे कपड़े सूंघे। फिर वो ड्रेसिंग टेबल के पास चला गया और मेरी कंघी से अपने गंदे उलझे हुए बाल संवारने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह कोई भूतिया घटना थी या उससे भी बदतर था। मेरे घर में, मेरे बेडरूम में मेरे साथ कोई और रह रहा था। अचानक वीडियो में वो चीज रुक गई। उसका ध्यान अलमारी के ऊपर गया, वहीं पर जहां मैंने कैमरा रखा था। उसने अपनी गर्दन को एक झटके से मोड़ा और सीधा कैमरे के लेंस में देखा। नाइट विजन की वजह से उसकी आंखें चमक रही थी, लेकिन उसका चेहरा
हे भगवान, वो चेहरा किसी राक्षस का नहीं था। वो चेहरा मेरे जैसा था, पूरी तरह नहीं लेकिन काफी हद तक, जैसे कोई मेरी खराब नकल करने की कोशिश कर रहा हो। वो कैमरे की तरफ देख रहा था और उसके होठों पर एक मुस्कान तैर गई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई भावना ही नहीं थी, बस क्रूरता थी। उसने अपना हाथ उठाया और कैमरे की तरफ बाय बाय करने जैसा इशारा किया और फिर वो चीज हिली, पर वो वापस बेड के नीचे नहीं गया। वो मेरे कमरे में बने लॉफ्ट, जिसे हम छज्जा भी कहते हैं, उस तरफ बढ़ा। मेरे बेडरूम में एक लॉफ्ट था जिसका दरवाजा मैंने कभी नहीं खोला था, शायद इसलिए क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर था और वीडियो में वो चीज दीवार पर किसी छिपकली की तरह चढ़ी और लॉफ्ट का दरवाजा खोलकर उसके अंदर घुस गई और तभी वीडियो खत्म हो गया। सुबह के 5:30 बजे थे। मैं एकदम से सन्न रह गया क्योंकि मैं अभी भी उसी बेडरूम में ही था। मैंने धीरे से अपनी नजरें लॉफ्ट की तरफ ऊपर उठाई। लॉफ्ट का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और उस पल मुझे उस अंधेरे में से 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थी जो मुझे ही देख रही थी। मतलब वहां जो भी था वो अब भी यहीं पर था, मेरे साथ, ठीक ऊपर। उस अंधेरे छज्जे से झांकती हुई उन 2 चमकती हुई आंखों को देखकर मेरा खून जम सा गया। मेरा गला इतना सूख गया था कि मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज हलक में ही अटक गई थी। वो चीज, वो नकली मैं मेरे सिर के ठीक ऊपर बैठी थी और मुझे पता भी नहीं था। मेरे शरीर ने दिमाग से पहली प्रतिक्रिया दी। मैं झटके से बिस्तर से कूद पड़ा, अपना फोन, चाबियां उठाई और वैसे ही नंगे पैर मैं फ्लैट के मेन दरवाजे की तरफ भागा। मैं ऐसे लपका था कि पीछे मुड़कर देखने की भी मुझ में हिम्मत नहीं थी। मुझे डर था कि अगर मैं पलटा तो वो चीज उसी डरावनी मुस्कान के साथ मेरे पीछे खड़ी होगी और शायद मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा। मैंने 11वीं मंजिल से लिफ्ट का इंतजार नहीं किया। मैं सीधे सीढ़ियों से नीचे भागा। मेरी सांसें फूल रही थी, हाथ पैर कांप रहे थे। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर मैं सीधा अपनी कार में घुस गया और कार के दरवाजे को लॉक कर दिया। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर इतनी जोर से जकड़े हुए थे कि मेरी उंगलियां सफेद पड़ गई थी। मैंने कार स्टार्ट की और सोसाइटी से बाहर निकलकर थोड़ी दूर एक सुनसान सड़क के किनारे रोक दी। वहां स्ट्रीट लाइट के नीचे मैंने गहरी सांसें लेने की कोशिश की। क्या वो सच था या मैं पागल हो रहा हूं? मैं बस अपने आप में ही कुछ सोच रहा था। मेरे हाथ में मेरा फोन था, उसमें अभी भी कैमरे की ऐप खुली थी। मेरी उंगली लाइव व्यू बटन पर थी। मुझे देखना था, मुझे अब यकीन करना था कि मैं मतिभ्रम, मतलब हैलुसिनेशन का शिकार नहीं हूं। मैंने कांपते हाथ से लाइव व्यू का बटन दबाया और 1 सेकंड में मेरे फोन की स्क्रीन पर मेरे बेडरूम का लाइव फुटेज आ गया। नाइट विजन मोड ऑन था और कमरा खाली था। लॉफ्ट का दरवाजा अब पूरा खुला हुआ था। मैं स्क्रीन पर टकटकी लगाए देख रहा था। तभी लॉफ्ट के अंधेरे से एक लंबा काला हाथ बाहर लटका और उसके बाद वो चीज किसी तरल पदार्थ की तरह बहते हुए नीचे फर्श पर उतरी। अब वो रेंग नहीं रहा था, वो खड़ा हो गया था। उसकी लंबाई, उसके कंधों का झुकाव, सब कुछ बिल्कुल मेरे जैसा था। देखते ही देखते वो ड्रेसिंग टेबल के शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी पीठ कैमरे की तरफ थी। मैं देख सकता था कि वो शीशे में खुद को निहार रहा है। अचानक उसने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को पकड़ा। पहले वो अपने गालों को, फिर वो अपने जबड़े को जोर जोर से दबा रहा था, उसे खींच रहा था, जैसे कोई कुम्हार गीली मिट्टी को आकार देता है।
वैसे ही वो अपनी हड्डियों और मांस को आकार दे रहा था। वीडियो में मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि उसका चेहरा बदल रहा है। उसकी नाक तीखी हो रही थी, उसका माथा चौड़ा हो रहा था, और जब वो पलटा तो मेरे हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। वो अब कोई ढांचा नहीं था, वो मैं था। उसका चेहरा हूबहू मेरा चेहरा था। वही आंखें, वही नाक, यहां तक कि मेरे बाएं गाल पर एक छोटा सा जो तिल था, उसके गाल पर भी वैसा ही तिल था। बस एक चीज अलग थी, वो थी उसकी आंखें। वो अभी भी वीरान और भावहीन थी, जैसे किसी मरे हुए इंसान की होती है। उसने कमरे में रखे मेरे कपड़े उठाए, वही शर्ट और ट्राउजर जो मैंने कल ऑफिस के लिए निकाले थे। उसने उन्हें पहनना शुरू किया। बटन लगाते वक्त उसकी उंगलियां थोड़ी लड़खड़ा रही थी, जैसे उसे अभी भी ठीक से इंसानी तरीके आते न हो। कपड़े पहनने के बाद उसने कैमरे की तरफ देखा, जैसे वो मुझे देख रहा हो, और फिर उसने अपने होठों को फैलाने की कोशिश की। वो मेरी तरह मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। पहले उसकी मुस्कान बहुत चौड़ी और डरावनी थी, फिर धीरे धीरे उसने उसे नॉर्मल किया। मतलब ये सिर्फ मेरे घर में रहने वाला कोई जानवर नहीं था, ये मुझे बदलने की, मुझे रिप्लेस करने की तैयारी कर रहा था। मैं तब पुलिस को बुलाना चाहता था, लेकिन मैं सोच में पड़ गया कि मैं उनसे क्या कहूंगा कि कोई जानवर मेरे घर में घुस आया है जो मेरी शक्ल ले रहा है, या मेरा हमशक्ल मेरे घर में घुस आया है। ऐसा कहता तो वो मुझे जरूर पागल खाने भेज देते। उस पल मुझे मेरे दोस्त का ख्याल आया, अमित। मैंने तुरंत मेरे दोस्त अमित को फोन किया। अमित एक हट्टा कट्टा आदमी था और मुझ पर भरोसा करता था। मैंने उसे सब कुछ बताया और तुरंत उसे मेरे पास आने को कहा। ठीक आधे घंटे बाद अमित मेरे घर के पास पहुंचा। मैंने उसे अपनी गाड़ी के पास बुलाया और वो वीडियो दिखाया। वीडियो को देख अमित का चेहरा पीला पड़ गया। उसे भी वो सब इतना अजीब लगा कि उसने कार का दरवाजा खोलकर सड़क पर उल्टी कर दी। अमित ने अजीब तरह से हाँफते हुए कहा, आदित्य, ये क्या बला है? ये तो बिल्कुल तेरे जैसा दिख रहा है। मैंने भी अपना माथा पकड़ लिया। मुझे नहीं पता भाई, लेकिन हमें वापस जाना होगा। मुझे वो चीज मेरे घर से बाहर निकालनी होगी। हमने काफी देर तक कुछ सोचा और थोड़ी हिम्मत जुटाई। अमित ने गाड़ी से बाहर जाकर अपने किसी दोस्त को कॉल किया। उसकी बातों से मुझे इतना तो पता चला कि वो जिससे भी बात कर रहा था वो पुलिस में है। अमित ने तुरंत उसे लोकेशन और मेरे घर के डिटेल्स भेज दिए और फिर अपनी कार से एक हॉकी स्टिक निकाली और हम वापस मेरे फ्लैट की तरफ आ गए। अब सुबह के 7 बज रहे थे। आसपास अच्छा खासा उजाला हो गया था और उजाले की वजह से अब हमारा डर थोड़ा कम हो गया था। हम हॉकी स्टिक लेकर ऊपर गए और फ्लैट का दरवाजा धीरे से खोला। अंदर गहरा सन्नाटा था। अमित बाहर खड़े होकर ही चिल्लाया, कौन है अंदर? जो भी हो बाहर आ जाओ। पर उसके सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। हम बेडरूम की तरफ बढ़े। बेडरूम खाली था। लॉफ्ट का दरवाजा खुला हुआ था। मेरे कपड़े जो उसने पहने थे वो अब फर्श पर पड़े हुए थे, जैसे उसने उन्हें हमारे आने से पहले ही उतार दिया हो। अमित ने लॉफ्ट की तरफ इशारा किया। शायद वो वापस ऊपर छिप गया है। हमने एक सीढ़ी लगाई। अमित ने हॉकी स्टिक तानी और मैं टॉर्च लेकर ऊपर चढ़ा। उस पल मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि वो आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने घबराते हुए लॉफ्ट के अंदर टॉर्च मारी। लॉफ्ट पूरा खाली था। वो चीज वहां नहीं थी, लेकिन वहां जो था उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। लॉफ्ट का फर्श बालों से भरा हुआ था। वहां न सिर्फ मेरे बाल थे, बल्कि वहां मेरे नाखूनों के टुकड़े भी थे। मेरे यूज किए गए टिश्यू पेपर का ढेर था और एक कोने में मेरी पुरानी बिना धुली हुई शर्ट का एक घोंसले जैसा कुछ आकार बना हुआ था। मतलब वो चीज हफ्तों से या शायद महीनों से मेरे कचरे, मेरे बालों और मेरी गंद को जमा कर रही थी ताकि वो मेरे जैसा बन सके।
और उस घोंसले के बीच में एक डायरी रखी थी, मेरी पर्सनल डायरी। मैंने उसे उठाया और उसके कुछ पन्ने पलटे। शुरुआत के पन्ने मेरी राइटिंग में थे, लेकिन आखिरी कुछ पन्नों पर लिखावट बदल गई थी। वो लिखावट टेढ़ी मेढ़ी और खुरदुरी थी, जैसे उस पर किसी छोटे बच्चे ने कुछ लिखा हो, और उसमें सिर्फ एक लाइन बार बार लिखी थी, मैं आदित्य हूं, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, असली को मिटाना है, नकली को जीना है। तभी मुझे पीछे से अमित की आवाज आई, आदित्य यहां देख। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा। अमित ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ा था। शीशे पर कुछ उबड़ खाबड़ शब्दों में लिखा हुआ था, ऑफिस टाइम। और मैंने तब घड़ी देखी। घड़ी में 8:30 बज रहे थे, मतलब मेरा ऑफिस जाने का समय। मेरा माथा ठनक उठा। अमित, अगर वो यहां नहीं है और उसने मेरे कपड़े उतार दिए हैं, तो वो आखिरकार कहां गया है? तभी मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, मोशन डिटेक्टेड इन लिविंग रूम। मतलब लिविंग रूम में कुछ हलचल हुई थी, लेकिन हम दोनों तो बेडरूम में थे। तो फिर लिविंग रूम में कौन था? मैंने फोन पर कैमरा चेक किया। तब मुझे याद आया कि मैंने एक कैमरा हॉल में भी लगाया था, जिसे मैंने कल रात चेक ही नहीं किया। फुटेज में मेरा मेन डोर खुला और मैं, यानी वो नकली मैं, अंदर दाखिल हुआ। लेकिन इस बार उसने मेरे कपड़े नहीं पहने थे। उसने हमारे सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, और उसके हाथ में गार्ड का डंडा नहीं, बल्कि एक कुल्हाड़ी थी, जो शायद उसने फायर एग्जिट से निकाली थी। वीडियो में वो नकली गार्ड कैमरे की तरफ मुड़ा। उसने अपनी टोपी ठीक की और फिर उसने अपनी उंगली होठों पर रखकर चुप रहने का इशारा किया। बेडरूम के बाहर से हॉल में किसी के भारी बूटों के चलने की आवाज आई। वो अंदर आ चुका था और हम बेडरूम में फंस चुके थे। अमित ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मौत का खौफ था। आदित्य, तुमने दरवाजा लॉक किया था ना? इससे पहले कि मैं जवाब देता, बेडरूम के दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमने लगा। दरवाजे का हैंडल घूमने की वो आवाज मेरे कानों में किसी सायरन की तरह गूंज उठी। मैं और अमित दोनों की सांसें रुक गई थी। हम जानते थे कि दरवाजे के उस पार जो खड़ा है वो इंसान नहीं है। वो मेरी ही शक्ल ओढ़े एक ऐसा शिकारी है जो अब पर्दे के पीछे नहीं रहना चाहता। वो रोज रोज के इस खेल से ऊब चुका है और अब वो स्टेज पर आना चाहता है। अमित ने फुसफुसाते हुए कहा, आदित्य, अलमारी खिसकाते हैं। हमने बेडरूम की भारी अलमारी को धक्का देना शुरू कर दिया। हमारे पैर फिसल रहे थे, शरीर से पसीना पानी की तरह बह रहा था, लेकिन डर ने हमें एक अजीब सी ताकत दे दी थी। जैसे ही हमने अलमारी को दरवाजे से सटाया, बाहर से एक जोरदार आवाज हुई। कुल्हाड़ी का वार था वो। दरवाजे की लकड़ी में दरार पड़ गई थी और कुल्हाड़ी की धारदार नोक लकड़ी को चीरते हुए अंदर झांकने लगी। और उसी पल बाहर से एक आवाज आई। ये आवाज गुस्से से भरी हुई नहीं थी, बिल्कुल शांत, संयमी और मेरी खुद की आवाज थी। अमित, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो यार, हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है। उसकी आवाज में इतना अपनापन था कि एक पल के लिए अमित भी भ्रमित हो गया। उसने मेरी तरफ देखा। आदित्य, क्या ये तू है? मैंने उसके हाथ को झटका। पागल मत बन अमित, मैं तो यहां खड़ा हूं तेरे साथ। मैंने अमित के कंधे को झकझोरते हुए कहा। तभी दूसरा वार हुआ। इस बार लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा टूटकर फर्श पर गिर पड़ा। उस जोर के वार से अलमारी भी हिल गई। अब उस टूटे हुए हिस्से से एक आंख अंदर झांक रही थी, वही चमकती हुई आंख। उसने अंदर झांकते हुए कहा, अरे दूसरे आदित्य, हम में से एक को तो घटाना ही पड़ेगा। और ऐसा कहते हुए अगले ही पल उसने कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया।
दरवाजा और अलमारी दोनों उसकी अमानवीय ताकत के सामने टिक नहीं पा रहे थे। खिड़की, आदित्य खिड़की से नीचे कूदते हैं, अमित मुझ पर जोर से चिल्लाया। लेकिन हम 11वीं मंजिल पर थे। कूदने का मतलब था सीधे मौत, लेकिन शायद उस चीज के हाथों मरने से बेहतर था गिरकर मरना, या फिर कोई दिखाई देता तो भी हम आवाज दे सकते थे। हम बिना देर किए खिड़की की तरफ लपके, लेकिन वहां गए तो देखा कि खिड़की में लोहे की ग्रिल लगी थी और ग्रिल में ताला लगा था और उसकी चाबी हॉल में थी। वहां से नीचे भी झांक कर देखा, लेकिन वो पीछे का हिस्सा था और वहां नीचे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब साफ था कि हम दोनों अंदर फंस चुके थे। तभी एक जोरदार धमाके के साथ अलमारी पलट गई और बेडरूम का दरवाजा टूटकर लटक गया। टूटी लकड़ी से उठे धूल के गुबार के बीच बिल्कुल हमारे सामने वो खड़ा था। उसने पहनी हुई सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म खून से सनी थी और इतना सब करने के बाद भी उसके चेहरे पर पसीना नहीं था, जरा सी भी थकान नहीं थी। बस वो मुस्कान थी, वही मुस्कान जिसकी उसने रात भर प्रैक्टिस की थी। अमित ने अपनी हॉकी स्टिक तानी और उस पर चिल्लाया, वही रुक जा साले, वरना तेरा सिर फोड़ दूंगा। वो नकली आदित्य हंसने लगा। उसकी हंसी बिल्कुल मेरे हंसी जैसी थी, जो मुझे और भी ज्यादा डरा रही थी। उसने हम पर हंसकर फिर कहा, अमित तुझे लगता है कि तू मुझे मार सकता है? मैंने आदित्य की डायरी पढ़ी है और मुझे पता है कि तू अपनी गर्लफ्रेंड से कितना प्यार करता है। लेकिन क्या तुझे पता है कि यह आदित्य भी उसी को चाहता है, तेरे पीछे उससे मिलने की कोशिश करता है। और अगर मैंने तुझे मार दिया तो इसका रास्ता तो अपने आप साफ हो जाएगा ना। और ऐसा कहकर वो फिर से हंसने लगा। अब वो मेरी यादों का इस्तेमाल कर रहा था, वही यादें जो उसने मेरी डायरी में पढ़ी थी। अमित ने गुस्से से एक नजर मुझे देखा, पर फिर भी वो पूरी ताकत से उस पर झपट पड़ा। उसने हॉकी स्टिक जोर से घुमाई, लेकिन वो चीज वो इंसान की रफ्तार से नहीं हिला, बल्कि किसी सांप की तरह लचका और हॉकी का वो वार खाली चला गया। और अमित कुछ समझ पाता उससे पहले उसने अमित का गला एक हाथ से दबोच लिया और उसे हवा में ऐसे उठाया जैसे वो कोई गुड़िया हो। अमित, मैं चिल्लाया और उस जानवर पर कूद पड़ा, लेकिन उसने बिना मुड़े अपना दूसरा हाथ पीछे घुमाया और मुझे एक जोरदार धक्का दिया। मैं लुढ़क कर ड्रेसिंग टेबल के शीशे से जा टकराया, इतनी जोर से कि ड्रेसिंग टेबल का कांच टूटकर बिखर गया और मैं कांच के टुकड़ों पर गिरा। उस टकराव में मेरी पीठ में कई कांच घुस गए और मैं वहीं पर बैठ गया। अब मैं दर्द से तड़प रहा था, हिल भी नहीं पा रहा था। मैंने धुंधली आंखों से देखा, उसने अमित को दीवार पर दे मारा। उसके लिए वो इतना आसान था जैसे उसने कोई खिलौना फेंक दिया हो। अमित का सिर दीवार से जा टकराया और वो वहीं पर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, या शायद मर गया। अब कैमरे में सिर्फ हम दो थे, मैं और मेरा हमशक्ल। मेरी पीठ से खून बह रहा था, घबराहट में हाथ पांव थरथरा रहे थे, सांसें तेज चल रही थी और अब क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे मेरे पास आया, कांच के टुकड़ों को बेदर्दी से रौंदते हुए। वो ऐसे चल रहा था जैसे वो मुझे रौंदने की अपनी इच्छा जाहिर कर रहा हो। वो मेरे सामने उकड़ू होकर बैठ गया। उसने अपना चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल पास लाया, अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरे गाल से बहता हुआ खून अपनी उंगली पर लिया। फिर उसने मुस्कुराते हुए उस खून को चाटा। उसने आंखें बंद करके खून का स्वाद लिया। इसका स्वाद अलग है। तब मैंने कांपते हुए से कहा, तू कौन है? वो मुझे देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल मेरे जैसी थी। उसने मेरे माथे से पसीना पोंछा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बड़ा भाई करता है। और फिर उसने धीरे से कहा, आदित्य,
मैं कोई नहीं हूं। मैं वो खालीपन हूं जो तुम अपनी बोरिंग जिंदगी में महसूस करते हो। तुम थक गए थे ना, सुबह उठना, ऑफिस जाना, ट्रैफिक में फंसना, अकेलेपन में सोना। तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें आराम दे दूं। मुझे कुछ पता नहीं कि वो क्या कह रहा था। तभी मैं थोड़ा साइड में खिसका और मैंने उसे कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है। तुम उसे मुझसे छीन नहीं सकते। मैंने रेंगने की कोशिश की, उससे दूर जाने की एक नाकाम कोशिश की। उसने गुस्से से मेरा गला पकड़ लिया और किसी खिलौने जैसी मेरी गर्दन सीधे की। तब मुझे उसकी ताकत का अंदाजा हुआ। उसमें किसी जानवर जैसी ताकत थी। उसकी पकड़ लोहे जैसी थी। नहीं आदित्य, मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने तुम्हारी तरह चलना सीखा है, तुम्हारी तरह हंसना सीखा है, यहां तक कि मुझे अब कॉफी भी पसंद आने लगी है। मैं अब तुमसे बेहतर आदित्य हूं। उसने मेरी जेब से मेरा फोन निकाला। उसने फोन को अपने चेहरे के सामने रखा। फेस आईडी ने स्कैन किया और फोन अनलॉक हो गया और वो हंसने लगा। देखो, तकनीक भी मानती है कि मैं ही आदित्य हूं। तभी मुझे बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज आने लगी। मेरे अंदर उम्मीद की एक किरण जागी। पुलिस पुलिस आ गई है, वो तुझे पकड़ लेंगे। पर वो मेरी बात से घबराया नहीं, बल्कि उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। सही कहा, पुलिस आ गई है। और उन्हें क्या मिलेगा? एक पागल आदमी जिसने अपने ही दोस्त को मार डाला है, और एक डरा हुआ निर्दोष इंसान जो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। और उसी पल उसने एक झटके में अपने खून से सनी शर्ट फाड़ दी और उसे ऐसे खा गया जैसे वो कोई कागज निगल गया हो। फिर खुद को 2-3 जोरदार थप्पड़ मारे ताकि उसका चेहरा लाल हो जाए। फिर उसने कुल्हाड़ी उठाई और मेरे हाथ में थमा दी। मैंने कुल्हाड़ी छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे हाथ को कुल्हाड़ी के मुठिया पर कसकर दबा दिया और एक आखिरी बार वो मेरे कान में फुसफुसाया, तैयार हो जाओ आदित्य। उसी वक्त कुछ पुलिस वाले फ्लैट में घुस गए और वो नकली आदित्य तुरंत जमीन पर गिर गया। वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, पुलिस से मदद मांगने लगा। उनमें से एक ने हम पर गन तान दी। तब वो गिड़गिड़ाकर कह रहा था, साहब बचाइए, साहब ये आदमी पागल हो गया है। ये खुद को आदित्य कहता है और इसने मेरे दोस्त को, अमित को मार दिया है। ये मुझे भी मारना चाहता है। उसकी एक्टिंग इतनी असली थी कि एक पल के लिए मुझे भी लगा कि शायद मैं ही कातिल हूं। पुलिस वालों ने मुझे देखा, खून से लथपथ, हाथ में कुल्हाड़ी और पागलों जैसी हालत, और दूसरी तरफ एक डरा हुआ, सहमा हुआ आदित्य। उन्होंने तुरंत फैसला ले लिया। 2 हवलदार मुझ पर टूट पड़े। उन्होंने मुझे जमीन पर पटका और मेरे हाथ से कुल्हाड़ी को झटक कर दूर कर दिया। मैं अपना सिर नाम हिलाने लगा। ये झूठ बोल रहा है, वो मैं नहीं हूं, मैं आदित्य हूं। पर उन्होंने मेरी एक न सुनी। मैं उन पर चिल्लाया, आप उसका चेहरा देखो, वो असली नहीं है। उसने अभी अभी अपनी शर्ट खा ली है। चाहो तो आप उसका पेट फाड़कर चेक कर लो, या फिर आप मेरे सीसीटीवी को देखो। और तब मैंने देखा कि कमरे में दोनों सीसीटीवी गायब थे। वहां पर एक भी नाइट विजन कैमरा नहीं था। मतलब उसने उन्हें गायब कर दिया था। वहां खड़े इंस्पेक्टर को मेरी बातों पर गुस्सा आ गया। उसने मेरे पास आकर मुझे एक थप्पड़ मारा। चुप कर साले, नशेड़ी कहीं के, अपने ही दोस्त को मार दिया तूने। और फिर से मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा। वो मुझे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। जब हम दरवाजे से बाहर निकल रहे थे, तब आखिरी बार मैंने पीछे मुड़कर देखा। पुलिस वाले उस नकली आदित्य को पानी पिला रहे थे, उसे तसल्ली दे रहे थे। वो कंबल ओढ़े बैठा था। उसने पानी का गिलास होठों से लगाया और मेरी तरफ देखा। उसने धीरे से गिलास नीचे किया और मुझे देख हल्का सा मुस्कुराया। उसकी वो आंख जो पलक झपक रही थी, वो तो नॉर्मल थी, लेकिन दूसरी आंख जो खुली थी,
वो एक पल के लिए बदल गई। उसमें पुतली नहीं थी, उसमें सिर्फ गहरा काला अंधेरा था। वही अंधेरा जो मैंने नाइट विजन कैमरे में देखा था। उसके बाद अगले 1.5 साल तक मैं एरवड़ा के पागल खाने के सेल नंबर 402 में रहा। कोर्ट ने मेरी जांच के आदेश दिए थे। मुझे स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज घोषित कर दिया गया था। उनका कहना है कि मैंने अपने ही दोस्त अमित की हत्या की और फिर खुद पर हमला किया। उनका मानना था कि मैं भ्रमित हो गया हूं, मुझे भ्रम हो रहे थे। मेरा वकील भी यही मानता है कि मैं पागल हूं, क्योंकि मैं कुछ भी साबित नहीं कर सका। सबके लिए मैं सिर्फ एक बहरूपिया था। कोई भी मेरी बात सुनता नहीं था, कोई भी यकीन नहीं करता था। उसने सिर्फ मेरी आदतें ही नहीं बल्कि मेरा दिमाग भी पढ़ लिया था। और एक रोज वो मुझसे मिलने आया था। कह रहा था कि उसने अमित की गर्लफ्रेंड से शादी कर ली है, उसे प्रमोशन भी मिल गया है, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर भी ले लिया है, और अब वो मेरी जिंदगी को मुझसे कई ज्यादा बेहतर तरीके से जी रहा है। वो उस दिन सलाखों के उस पार खड़ा था, एकदम टिप टॉप सूट में, और मैं सलाखों के इस पार गंदे कपड़ों में, दुबला पतला सा और कमजोर। और अब मैं इतना बदल गया था कि कोई भी मुझे पहचान नहीं पा रहा था। वो मुझे देख मुस्कुराया और बस इतना पूछा, कैसे हो भाई? उसकी आवाज में अब कोई बनावटीपन नहीं था। उसने न सिर्फ रंग रूप ले लिया था बल्कि हर तरीके से उसने मेरी जगह ले ली थी। मैं बस चुप रहा, बस उसे घूरता रहा। उसने अपनी जेब से एक कंघी निकाली। उसने अपने बाल संवारे, बिल्कुल वैसे जैसे उसने उस रात वीडियो में किया था। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है आदित्य, मुझे अब नींद बहुत अच्छी आती है। शायद इसलिए क्योंकि मेरी नींद अब तुम पूरी कर रहे हो। उसने अपनी घड़ी देखी और एक मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा चलता हूं, ऑफिस जाना है। और इतना बोलकर वो वहां से चला गया। मैं भी अपनी सेल के अंधेरे कोने में वापस जाकर बैठ गया, क्योंकि कहने को कुछ बचा ही नहीं था, और कहता भी तो कोई मुझ पर यकीन भी नहीं करता। 1.5 साल बाद मुझे मेडिकल ग्राउंड पर छोड़ दिया गया, शायद इसलिए क्योंकि मैंने अपनी दिमागी हालत में सुधार होने के लक्षण दिखाए थे। पर अब मैं पुणे छोड़ चुका हूं, बस भटकता रहता हूं, एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर। हो सकता है कभी आपको आपके शहर में दिखाई दूं, कभी आपके सामने से गुजर जाऊं, या फिर कहीं आपसे मुलाकात हो जाए। पर आप भी मुझे पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे पास मेरे खुद की कोई पहचान ही नहीं है। और यही मेरी आप बीती है। तो आपको ये मेरी आप बीती कैसी लगी, मुझे कमेंट कर कर जरूर बताएं। और थोड़ा संभल कर और सतर्क रहिए, क्या पता कोई आपको भी सोते वक्त देख रहा हो। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज का ये किस्सा, ये कहानी बहुत ही अजीब और अलग थी। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि।